तो चलिए आज हम आपको यहाँ पे नोट्स के साथ पढ़ाने वाले हैं। अब इसमें होगा क्या कि इस तरीके से आपके सामने नोट्स होंगे। ये एक हम लोगों का फेयर रजिस्टर रहेगा और इसमें क्रम से पूरे के पूरे क्वेश्चन होते जाएंगे, जिससे आपको अध्याय समझ में आएगा और यहीं पे हम लोग याद करेंगे। बस आपको अच्छे से देखना है, यहीं पे टोटल पूरा याद होगा और जो मैं यहाँ पे समझाने के लिए प्रयोग करूँगा वो होगा यहाँ पे ये वाला पेज। तो इस पेज में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे और जिस तरीके से समझेंगे वही यहाँ पे होगा, तो आप उसको याद कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्यतिकरण किसे कहते हैं? परिणामी विस्थापन, परिणामी तीव्रता एवं परिणामी आयाम का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो व्यतिकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें आयाम और आवृत्ति दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम आयाम और आवृत्ति को समझ लेते हैं। तो आयाम क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल है। आयाम को हम अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये देखिए, जैसे कोई तरंग है, ये कोई तरंग है, ये इस तरीके से तो कोई तरंग है और ये कहलाती है एक तरंग, जिसमें एक सुरंग और एक गर्त हो। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये एक तरंग है कंप्लीट। इसे हम लैम्डा कहते हैं। इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, यानी तरंग की जो लंबाई होती है, उसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और ये पूरी एक तरंग होगी, जिसमें ये उठा हुआ हिस्सा कहलाता है सुरंग और ये दबा हुआ हिस्सा कहलाता है गर्त। ठीक है। अब सुरंग की जो ऊंचाई होती है इसे हम कहते हैं आयाम। सुरंग की जो ऊंचाई होती है इसे आयाम, और इसे हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरीके से गर्त की जो गहराई होती है इसे भी हम एम्पलीट्यूड यानी आयाम ही कहेंगे और इसे भी हम स्मॉल a से ही प्रदर्शित करेंगे। तो चाहे हम सुरंग की ऊंचाई नाप लें, चाहे गर्त की गहराई नाप लें, दोनों ही आयाम होंगे। तो आयाम से अब हम परिचित हैं। आयाम क्या है? किसी तरंग के सुरंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई। जैसे मैंने यहाँ पे एक तरंग और बना दी, ठीक है, ये देखिए। अब इसमें हमने इसको सुरंग को थोड़ा सा और ऊपर उठा के इस तरीके से बनाया और यहाँ पे गर्त की भी गहराई बना दी। तो हम कहेंगे कि इस तरंग का आयाम बड़ा है, ये क्योंकि इसका सुरंग वो ज़्यादा उठा हुआ है, तो इसका आयाम क्या है? ज़्यादा बड़ा है इसकी तुलना में। अब दोनों तरंगों में से आयाम किसका बड़ा होगा? इसका, क्योंकि चाहे इसकी सुरंग की ऊंचाई नाप लें, चाहे ये गहराई, दोनों ही बड़ी है इस तरंग की तुलना में। तो ये कहलाता है आयाम। अब हम थोड़ा सा आवृत्ति को भी समझ लेते हैं। आवृत्ति क्या होती है? देखिए, आवृत्ति को समझने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टॉर्च है या प्रकाश स्रोत है, आप प्रकाश स्रोत भी समझ सकते हैं। यहाँ से प्रकाश लगातार निकल रहा है, यानी तरंगें निकल रही हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से तरंगों को बना रहे हैं। ये कोई तरंग निकल रही है। अब आप एक तरंग के बारे में तो जानते हैं कि एक सुरंग और एक गर्त होंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे सुरंग और बहुत सारे गर्त हैं, तो यहाँ पे कई तरंगे हैं साथ में। तो अब आपसे कहा जाए कि इस तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तो आप ऐसे नहीं बता सकते। आपको क्या होना, किसी निश्चित बिंदु को यहाँ पे मानना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे किसी निश्चित बिंदु पर आप खड़े हो जाते हैं और आपको 1 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 1 सेकंड में आपको यहाँ पे देखना है कि कितनी तरंगें गुजरती हैं। तो मान लीजिए कि 1 सेकंड में यहाँ पे ऐसे ऐसे 3 बार गुजर गई, यानी इस तरीके से सुरंग और गर्त करके 3 बार गुजरी। तो हम कहेंगे कि इस जो जा रही है यहाँ से जो तरंग, इसकी आवृत्ति कितनी है? 3 है। मान लीजिए इसी निश्चित बिंदु से कोई और ज़्यादा स्पीड से आ रही है तरंग, और ज़्यादा स्पीड से आ रही है, तो किसी निश्चित बिंदु से वो मान के चलिए 100 बार गुजर गई 1 ही सेकंड में, तो उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। मान लीजिए कोई और तरंग है जो बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही है और किसी निश्चित बिंदु से 1 सेकंड में वो 500 बार गुजर जाती है, तो उसकी आवृत्ति 500। यानी कि आवृत्ति क्या है? तरंग की स्पीड है जो 1 सेकंड में किसी निश्चित बिंदु से जितनी बार गुजरेगी उसे आवृत्ति कहते हैं। तो हमने आयाम को समझ लिया, हमने आवृत्ति को समझ लिया। तो ये व्यतिकरण के लिए ज़रूरी है। अब व्यतिकरण को कैसे समझेंगे, आइए इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई टॉर्च है या कोई प्रकाश स्रोत है। तो यहाँ से जैसे ही हमने टॉर्च को ऑन किया तो प्रकाश तरंगें उत्पन्न होंगी। अब मान के चलिए कि यहाँ पे हमने एक कार्डबोर्ड रख दिया या कोई ऐसी चीज़ जहाँ से प्रकाश यहाँ से नहीं गुजर सकता, ये अवशोषित कर लेगा। लेकिन यहाँ पे हमने 2 छिद्र यहाँ पे छोड़े हुए हैं जहाँ से प्रकाश आगे बढ़ेगा, तो इस छिद्र से भी प्रकाश आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आपस में टकराने लगती हैं। तो ये जो तरंगें हैं इनको थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं।
आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक डार्क हिस्सा है और एक खाली हिस्सा है, फिर ये डार्क हिस्सा है, फिर ये खाली हिस्सा है। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि जो डार्क हिस्सा है वो असल में सुरंग है। क्या है? सुरंग। ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये उठा हुआ हिस्सा बताने का प्रयास किया गया है। और ये जो खाली सफ़ेद हिस्सा है इसके बाद में ये गर्त है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये सुरंग और गर्त तो इस तरीके से चल रही हैं, सुरंग और गर्त, फिर सुरंग और फिर गर्त, फिर सुरंग और फिर गर्त, इस तरीके से आगे बढ़ी हुई हैं। तो ये सुरंग और गर्त के रूप में चल रही हैं, जहाँ पे जो डार्क है वो कैसा है? सुरंग है। तो यहाँ पे ये आपस में क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। तो ये दो प्रकार की तरंगें हैं। तो बताइए क्या इनके आयाम जो हैं वो समान होंगे? तो आंसर है हाँ, इनके आयाम समान होंगे दोनों तरंगों के। क्यों? क्योंकि ये एक ही स्रोत से बनी हुई हैं। अब इस स्रोत से जितने आयाम की तरंग बनी होगी यहाँ पे, वही तो इस छिद्र से आ रही है और वही तो इस छिद्र से आ रही है। तो यहाँ पे भी दोनों तरंगें जो टकरा रही हैं उनके आयाम कैसे होंगे? उनके आयाम समान होंगे, ठीक है। अब आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति यानी स्पीड भी वही होगी। स्पीड भी दोनों तरंगों की जो यहाँ पे टकरा रही हैं, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे टकरा रही हैं, तो इनकी आवृत्ति कैसी होगी? आवृत्ति भी समान होगी। आयाम भी दोनों के कैसे हैं? समान हैं। तो अब ये टकराती हैं यानी कि अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित हो रही हैं। तो जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें आपस में टकराती हैं तो क्या होता? देखिए इस पॉइंट पर, देखिए इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? इस तरंग का, ये जो तरंग आई हुई है, इसका सुरंग इसके सुरंग से मिला हुआ है, क्योंकि डार्क और डार्क हिस्सा यहाँ पे मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी डार्क और डार्क हिस्सा मिला है, ये भी डार्क और डार्क हिस्सा मिला है। तो इन बिंदुओं पर तीव्रता अधिक होगी, क्योंकि सुरंग और सुरंग आपस में मिले हुए हैं। और सुरंग और सुरंग आपस में मिले, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये देखिए, पहली तरंग ये इस तरीके से उसका सुरंग और ये गर्त हुआ था। अब दूसरी तरंग जो है, दूसरी तरंग का भी इससे सुरंग इस तरीके से है और गर्त से गर्त मिला है, इसे बोलते हैं समान कला में होना। तो सुरंग से सुरंग और गर्त से गर्त, तो ये दोनों की ताकत मिलकर डबल हो जाएगी और परिणामी आयाम बहुत अधिक होगा। और परिणामी आयाम को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि परिणामी आयाम डबल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी परिणामी आयाम डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों की ताकत मिलके इसको और बढ़ा देगी। तो इस तरीके के व्यतिकरण को, इस तरीके के तरंगों के मिलने को बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं? समपोषी व्यतिकरण। और यहाँ पे तीव्रता अधिक होती है। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं चित्र में, ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट देखिए या फिर ये वाला पॉइंट देखिए। तो इस पॉइंट पे क्या है? सुरंग है और खाली जगह है यानी गर्त है। तो यहाँ पे कैसी स्थिति है? तो जब पहली तरंग का इस तरीके से, ये देखिए ये पहली तरंग है और पहली तरंग के सुरंग से जब दूसरी तरंग का इस तरीके से गर्त मिलेगा और यहाँ पे गर्त से सुरंग मिलेगा, तो इसे बोलते हैं विपरीत कला में होना। और विपरीत कला में होने से क्या होगा? ये इसकी ताकत ऊपर की ओर ले जाएगी, लेकिन ये एनर्जी नीचे की ओर ले जाएगी, जिससे माध्यम का पार्टिकल कहीं भी नहीं जाएगा, यानी उस पर तीव्रता न्यूनतम होगी, यानी 0 होगी। क्योंकि ये ऊपर और ये नीचे, तो ये दोनों बल कैसे होंगे? परस्पर बराबर और विपरीत होंगे, जिससे तीव्रता कैसी हो जाएगी? न्यूनतम। और ऐसे व्यतिकरण को बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं? विनाशी व्यतिकरण। तो व्यतिकरण असल में है क्या? तरंगों का मिलना। लेकिन तरंगें दो प्रकार से मिल सकती हैं, या तो सुरंग और सुरंग यानी समान कला में मिल सकती हैं, या फिर विपरीत कला में मिल सकती हैं। तो लेकिन दोनों तरंगों के आयाम कैसे होते हैं? समान होते हैं, क्योंकि एक ही सोर्स से आ रही हैं। तो आयाम कैसे होने चाहिए? लगभग समान, तभी व्यतिकरण हो सकता है। दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होने चाहिए, आवृत्ति लगभग समान होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसको याद करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि जब लगभग समान आयाम एवं समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें, तो ये यहाँ पे दो प्रकाश तरंगें थी, एक ये और एक ये, दोनों के आयाम और आवृत्ति कैसी थी? समान थी। तो याद हो रहा है ना कि जब लगभग समान आयाम एवं समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में किसी माध्यम में अध्यारोपित होती हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, आगे की ओर चल रही हैं, तो एक ही दिशा में किसी माध्यम में अध्यारोपित होती हैं यानी कि टकराती हैं, तो भिन्न भिन्न
बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। इस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण। भिन्न भिन्न क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, श्रृंग से श्रृंग मिलेगा तो तीव्रता डबल हो जाएगी, और श्रृंग से गर्त मिलेगा तो तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी। तो कभी कभी तीव्रता मतलब यहाँ पे अगर हम पर्दा लगा दें तो यहाँ पे हमें अंधेरा उजाला इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे श्रृंग से श्रृंग मिलेगा तो तीव्रता डबल हो जाएगी, जबकि श्रृंग और गर्त मिलेगा तो तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी। तो प्रकाश की तीव्रता कैसी हो रही? भिन्न भिन्न हो रही ना। तो जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी एक ही दिशा में किसी माध्यम में अध्यारोपित होती हैं तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए, ये जो व्यतिकरण है ये दो प्रकार का है। पहला है संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण जो हमने अभी अभी पढ़ा है, उसमें क्या था? माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें कैसी होती हैं? समान कला में होती हैं, यानी श्रृंग से श्रृंग मिलता है और गर्त से गर्त मिलता है, तो उस बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता बढ़ जाती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जबकि ये होता है विनाशी व्यतिकरण। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं। विपरीत कला में कैसे मिलती हैं? ये देखिए, दोनों ये समान कला में मिल रही हैं, ये विपरीत कला में, तो ये हो जाएगा संपोषी व्यतिकरण, ये हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण। तो यहाँ पे देखिए, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं उस बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता कैसी हो जाती है? घट जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घट जाती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण। तो ये हो गया व्यतिकरण, और व्यतिकरण के प्रकार भी हमने यहाँ पे समझ लिए। अब हम बात करेंगे परिणामी विस्थापन की। तो आइए इसको भी हम यहाँ पे परिणामी विस्थापन देख लेते हैं क्या है। तो परिणामी विस्थापन को अब हम अच्छे से समझते हैं। अभी हमने पढ़ा है, ये देखिए, ये जो है तरंगें, जैसे पहली तरंग इस तरीके से, इसका जो है कुछ श्रृंग है, और यहाँ पे भी तो मान लेते हैं कि पहली तरंग का विस्थापन, इसे हम काले वाले कलर को मान लेते हैं, इसका विस्थापन y1 है, और ये दूसरी तरंग है, इसका विस्थापन y2 मान लेते हैं। इसको हम अलग से देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, पहली तरंग इस तरीके से चलती है, मान लीजिए, ये देखिए, तो इसका जो विस्थापन है वो हम मान लेते हैं y1 है, ये देखिए। और दूसरी तरंग जो है वो इसी के यहाँ से ऐसे निकलती है, ये देखिए, तो इसका विस्थापन हम मान लेते हैं यहाँ पे y2 है, ये नीचे तक, और इसका भी होगा y2 नीचे तक, और ये क्या होगा यहाँ तक y1। तो परिणामी विस्थापन हम मान लेंगे। अब इसकी जो परिणामी तरंग बनेगी, यानी संपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत, वो बनेगी इस तरीके से, ये इतनी बड़ी, ठीक है, डबल के लगभग, यहाँ पे भी इतनी बड़ी ये, तो ये हो जाएगी परिणामी विस्थापन y। तो y जो है ये किसके बराबर होगा? अध्यारोपण के सिद्धांत से y1 प्लस y2 के बराबर होना चाहिए। अध्यारोपण का यहाँ पे सिद्धांत लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो तरंगें हैं, दो तरंगें हमारे पास हैं जिनके आयाम भी a1 a2 होंगे। आयाम हम मान लेते हैं a1 और a2 हैं, तो हमें इनका विस्थापन समीकरण निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे परिणामी विस्थापन का व्यंजक। अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम उन्हीं दोनों तरंगों की कल्पना करेंगे और लिखेंगे, माना दो तरंगें हैं, दो तरंगें जिनके आयाम हम मान लेते हैं, जिनके आयाम a1 व a2 हैं। किसी माध्यम में ये जो है तरंगें एक साथ अध्यारोपित होती हैं। किसी माध्यम में एक साथ अध्यारोपित होती हैं। तो जब एक साथ अध्यारोपित होती हैं तो मान लेते हैं, तो उनके तरंग समीकरण, तो उनके जो तरंग समीकरण होंगे वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये तरंग समीकरण होता है सरल आवर्त गति के लिए। तो पहला जो तरंग है उसके लिए हम मान लेते हैं कि उसका विस्थापन समीकरण होगा y1 से हम उसे दर्शाएंगे, और सरल आवर्त गति के लिए होता है a sin ओमेगा t। क्या होता है? विस्थापन समीकरण असल में होता है y बराबर a sin ओमेगा t। ये सरल आवर्त गति में होता है, क्लास 11th में था।
लेकिन यहाँ पे तरंग का विस्थापन हम पहले वाली तरंग का विस्थापन y1 लेंगे, तो एम्पलीट्यूड उसका a1 होगा और साइन ओमेगा टी ज्यों का त्यों। तो हम यहाँ पे लिखते हैं y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और इसको आपको बना देना है समीकरण 1। इसके बाद अब दूसरी तरंग का जो तरंग समीकरण लेंगे वो y2 बराबर होगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फाई कहाँ से आ गया, इसका भी तो होना चाहिए a2 साइन ओमेगा टी, ये फाई कहाँ से आ गया। तो फाई हम कलांतर ले रहे हैं, और ये कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये यहाँ पे एक सोर्स है और एक सोर्स यहाँ पे है, और दोनों को इस पॉइंट पर अध्यारोपित होना है। तो ये देखिए इस तरीके से तरंग आएगी, ये आएगी तरंग और यहाँ पे अध्यारोपित हो रही है, ये हमने इसकी अक्ष खींच दी, और ये तरंग यहाँ से आ रही, क्योंकि इसका सोर्स नज़दीक है, तो ये देखिए इस तरीके से अध्यारोपित हो रही। तो इसका सरंग इसके सरंग के साथ मिला है, इसका गर्त इसके गर्त के साथ मिला है, तो हम कह सकते हैं कि ये समान कला में है, लेकिन फिर भी इनके बीच में कलांतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पूरा जब चक्र लग जाता है इस तरीके से, तो इस पूरे चक्र में यहाँ पे हो जाता है 2 पाई। एक तरंग जब बनती है तो उसका कला होती है 2 पाई, यानी कि यहाँ पे हर पॉइंट पे हम पाई, फिर 2 पाई, फिर हम 3 पाई लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे हम 4 पाई लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे हम 5 पाई लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 पाई लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 पाई होगा। अब यहाँ पे ये भी एक पूरी तरंग बनी है, तो यहाँ पे भी हम अक्ष खींच लेते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा पाई, यहाँ पे क्या होगा 2 पाई, यहाँ पे कितना होगा, मान लीजिए कि 3 पाई, ये देखिए 3 पाई। तो ये 3 पाई है और 7 पाई है, तो इसमें 4 पाई का अंतर है, तो इसे बोलते हैं कलांतर। तो ये 7 पाई जो है, तो ये समान कला में, इसका सरंग इसके सरंग के साथ ही मिल रहा है, और इसका जो गर्त है इसके गर्त के साथ ही मिल रहा है, फिर आगे सरंग सरंग के साथ मिल रहा है, लेकिन इसमें 4 पाई का अंतर है, क्योंकि इसका सोर्स दूर है, इसका सोर्स पास है। तो दोनों तरंगें इस तरीके से मिल सकती हैं, तो उनमें कलांतर भी हो सकता है। ये 4 पाई का कलांतर है, हो सकता है 2 पाई का कलांतर हो सकता है पाई का कलांतर हो। तो ये कलांतर हम लेके चल रहे हैं दोनों तरंगों के मध्य में। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इसे हम बना देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक है। तो हमने इस तरीके से लिखा। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि ये जो विस्थापन है टोटल, परिणामी विस्थापन जो है, हम इसको मान लेंगे यहाँ पे परिणामी विस्थापन जो होगा वो, उसको हम y मान लेते हैं, और वो जो होगा दोनों के सदिश योग के बराबर, यानी दोनों के योग के बराबर होगा, दोनों के योग के बराबर, यानी y1 प्लस y2। तो अब अगला स्टेप हम यहाँ पे लेंगे, तो y बराबर, इसको हमने ज्यों कहते हैं लिखा बराबर के नीचे बराबर, y1 का मान रख देते हैं, कितना है a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस, और y2 का मान रख देते हैं a2 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये देखिए, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, और यहाँ पे त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला लगेगा साइन a प्लस बी, तो हम a2 को कर देते हैं बाहर, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ पे साइन a प्लस बी, तो साइन a कॉस बी, तो साइन a कॉस बी कॉस a साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लिख लिया है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको साइन a प्लस बी मान लीजिए, यानी साइन a प्लस बी। तो साइन a का मान कितना है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि a का मान है ओमेगा टी प्लस b का मान है 5। तो साइन a यानी कि साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आएगा साइन a प्लस बी का आएगा साइन a कॉस बी, यानी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5, साइन a कॉस b प्लस कॉस a का मान कितना है ओमेगा टी, साइन b का मान कितना है बताइए 5, तो साइन 5,
ये देखिए, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया है, आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। तो एक बार साइन ए होगा, यानी साइन ओमेगा टी तो कॉस फाई होगा, फिर कॉस ओमेगा टी हुआ तो साइन फाई हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया है। अब हम A2 का गुणा कर देंगे वापस। तो अगले स्टेप में होगा बाई बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो आएगा A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई। और फिर आगे इस A2 का इसमें हुआ है, अब A2 का इसमें भी होगा, तो आएगा A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, पेज पलट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो चुका है और ये हमारे नोट्स भी बनते जा रहे हैं। तो इसी के आगे हम लोग फर्दर स्टडी करते चलेंगे और ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पुराना वाला स्टेप जो है मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ ताकि यहाँ से हमें समझ में आए। तो ये देखिए, मैंने ये वाला वही फॉर्मूला जो है हमने इसे यहाँ पे लिख लिया, यानी कि इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है और यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, लेकिन यहाँ पे साइन ओमेगा टी नहीं है। तो हम इन दोनों पदों में से साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे बाई बराबर, और यहाँ पे हम साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ से हम ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से देखेंगे साइन ओमेगा टी कॉमन चला गया तो क्या बचेगा A1 प्लस साइन ओमेगा टी कॉमन चला गया तो क्या बचेगा A2 और कॉस फाई। ये देखिए, यहाँ पे अब ये ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो यहाँ पे साइन आगे लिखा है तो यहाँ पे हम कॉस आगे लिख लेते हैं। तो कॉस ओमेगा टी हमने पहले लिख लिया और A2 साइन फाई हमने बाद में लिख दिया। A2 साइन फाई, इसका रीज़न अभी आपको पता चलेगा क्यों लिखा है। अब ये देखिए, हम चाहते हैं कि ये भी एक साइन का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बने, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, क्योंकि साइन कॉस के फॉर्म में है और कॉस साइन के फॉर्म में, यानी ये साइन कॉस के फॉर्म में है। तो ये साइन ए कॉस बी बन सकता है, ये कॉस ए साइन बी बन सकता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो निश्चित है कि ओमेगा टी है, क्योंकि साइन ए इसको हम कॉस बी मान लेते हैं और ये कॉस ए है, क्योंकि ए निश्चित है ना, साइन ए है, यहाँ पे कॉस ए है, तो ए का मान तो निश्चित है। अब हमें यहाँ पे इनको हमें फॉर्मूला में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको समीकरण को यहीं रोक देते हैं और इसको बना लेते हैं समीकरण 3, क्योंकि 1 और 2 तो हम बना चुके हैं। तो यहाँ पे हमने समीकरण 3 बनाया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मानते हैं कि माना, अब देखिए क्या मानते हैं, इसको हम मान लेते हैं A1 प्लस A2 कॉस थीटा को A1 प्लस A2 कॉस फाई को मान लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारा R कॉस थीटा। यहाँ R क्या है, इन दोनों का परिणामी है, तो हम यहाँ पे R कॉस थीटा मान लेते हैं इसको। ठीक है, और इसको है ना, ये तो साइन A कॉस तो है ही, अब इसे हम मान लेते हैं, इस पीछे वाले को जिसमें आयाम है A2 साइन फाई को मान लेते हैं। देखिए R, ये साइन A कॉस B हो गया तो इसे कॉस मानना पड़ा, ये कॉस इसमें है तो इसे साइन मानना पड़ेगा, तो साइन थीटा हमने मान लिया। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे साइन पहले से है तो साइन A है, यहाँ पे कॉस A है, तो साइन A कॉस B यानी कॉस थीटा, कॉस A तो इसे माना साइन थीटा। ऐसा क्यों, अभी आपको पता चलेगा। इसको हम कर लेते हैं समीकरण 4 बना लेते हैं और इसको बना लेते हैं समीकरण 5। अब अगर हम इनकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो देखिए अभी ये समीकरण कैसे टर्मिनेट होता है। बाई बराबर साइन ओमेगा टी, अब ये देखिए A1 प्लस A2 कॉस फाई है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, R कॉस थीटा। तो इसको इसकी जगह पर हम लिख देते हैं R कॉस थीटा। तो आप देख रहे होंगे साइन A कॉस B, B का मान थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए कॉस ओमेगा टी ज्यों का त्यों, कॉस ओमेगा टी ज्यों का त्यों, और A2 साइन फाई की जगह पर क्या है, R साइन थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R साइन थीटा। आप देख सकते हैं R साइन थीटा हमने लिखा, तो यहाँ पे भी R है और यहाँ पे भी R है, तो हम R को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने कॉमन निकाला R, तो अंदर क्या बचा, साइन
ओमेगा टी, आर तो चला गया बाहर तो क्या बचेगा कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए कॉस ओमेगा टी ज्यों का त्यों, और आर चला गया बाहर तो क्या बचेगा साइन थीटा। ये देखिए, तो अब आर जो है इसको हम यहाँ पे ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, जहाँ पे ए का मान क्या है ओमेगा टी और बी का मान कितना है थीटा। यहाँ पे आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ए का मान है कितना ओमेगा और बी, तो क्या बनेगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ए का मान देखिए यहाँ भी वही है यहाँ भी वही है, इसलिए हमने यहाँ पे साइन ए इसको कॉस बी बनाना था, और यहाँ पे कॉस ए तो पहले से था, क्योंकि साइन ए जो चीज़ हुई है वही तो कॉस ए होगी, तो ए का मान तो निश्चित था, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया साइन ए इसको बना दिया कॉस बी। तो A1 और A2 दोनों का परिणामी R माना और इसको बना दिया कॉस B यानी कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस A पहले से था, इसको बना दिया साइन थीटा R साइन थीटा। ये देखिए, इसलिए अब हम इसको लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो साइन ए प्लस बी यानी ओमेगा टी प्लस थीटा। ये देखिए, ये हो गया हमारा परिणामी विस्थापन का व्यंजक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यही परिणामी विस्थापन का व्यंजक है। ये देखिए परिणामी विस्थापन का व्यंजक है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए परिणामी विस्थापन तो हमने निकाल लिया है। ये देखिए परिणामी विस्थापन हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे परिणामी तीव्रता भी पूछी है और साथ में परिणामी आयाम भी पूछा है। तो अब हम परिणामी आयाम निकाल लेते हैं। तो हम हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे परिणामी आयाम, यहाँ तक हमने कर लिया है ना। अब हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, तो हेडिंग लगा लेते हैं परिणामी आयाम। आपको ध्यान से देखना है कैसे आएगा। तो परिणामी आयाम के लिए हम लोग समीकरण 3 और 4 की हेल्प लेंगे। ये जो हमने बनाए थे 4 व 5, इनकी हेल्प लेंगे। यहाँ ये r जो है इसका मान हमें ज्ञात करना है, यही है परिणामी आयाम। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो समीकरण 4 व 5 का वर्ग करेंगे और इनको जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे समीकरण 4 व 5 का वर्ग करके जोड़ने पर ठीक है, तो वर्ग करके जोड़ देते हैं। आइए देखते हैं कैसे वर्ग करके जोड़ना है। इसका वर्ग किया, LHS में LHS को जोड़ना है और RHS में RHS को जोड़ना है, लेकिन वर्ग करके। तो इसका सबसे पहले हम वर्ग कर लेते हैं A1 + A2 cos फाई का होल स्क्वायर। तो वही करते हैं A1 + A2 cos फाई का होल स्क्वायर, इसका वर्ग कर दिया। अब इसका भी वर्ग कर दिया A2 sin फाई का होल स्क्वायर। तो A2 sin फाई का होल स्क्वायर, इन दोनों का वर्ग करके इसे जोड़ दिया यानी प्लस लगा दिया। ये देखिए इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, फिर दोनों के बीच में प्लस लगा दिया। ऐसा ही यहाँ पे कर दीजिए। इसका वर्ग करिए r cos थीटा का वर्ग, तो कर देते हैं बराबर लगा के, क्योंकि वो बराबर की इस तरफ वाली चीज़ें हैं। तो r cos थीटा का वर्ग प्लस यहाँ पे देखिए r sin थीटा का भी वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे r sin थीटा का भी वर्ग, और वर्ग करके दोनों को जोड़ दिया है। आइए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये देखिए A1 A + B का होल स्क्वायर की सर्व समीकरण लगेगी। तो A + B का मान ये पूरा होगा और ये तो A होगा। तो A + B का होल स्क्वायर तो होता क्या है A² यानी A वर्ग धन B वर्ग, यानी कि B पूरा है ना ये, तो इसका पूरे का वर्ग होगा A2
वर्ग और कॉस का भी वर्ग। ये देखिए, तो ए वर्ग ये हो गया, बी वर्ग इन दोनों का वर्ग, तो A2 का अलग कर दिया वर्ग, इसका अलग कर दिया, तो हो गया दोनों का वर्ग, प्लस 2AB। तो 2A का मान है A1 और B का मान ये पूरा A2 cos फाई। तो A वर्ग धन B वर्ग धन 2AB बन गई ना सरसमी का, प्लस इसका भी वर्ग है, तो क्या करेंगे, इसका वर्ग और इसका वर्ग अलग अलग लगा देते हैं, क्योंकि ये अकेली संख्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा हो जाए। तो इसका करेंगे A2 का वर्ग और साइन का वर्ग और फाई बराबर, यहाँ पे देखिए R का वर्ग अलग होगा और कॉस का वर्ग अलग होगा, तो कॉस वर्ग थीटा ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे थीटा है ध्यान रखिए, और प्लस यहाँ पे फिर देखिए R स्क्वायर और साइन वर्ग थीटा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी A2 है और यहाँ पे भी A2 है, तो हम इनको साथ में लिखते हैं। तो अगले स्टेप में ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस वर्ग फाई, इसको हमने सबसे पहले ज्यों का त्यों लिखा। अब इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के इसको लिखा पहले। तो A2 स्क्वायर साइन वर्ग फाई, अब इसको लिख दिया 2A1 A2 cos फाई। ओके, यहाँ पे देखिए R वर्ग यहाँ पे है, R वर्ग यहाँ पे, तो R वर्ग कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा। ये देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब A2 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, इसलिए साथ में लिखा था, तो इसको सबसे पहले ज्यों कहते हो A1 स्क्वायर प्लस यहाँ से A2 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, कॉस वर्ग थीटा कॉस वर्ग फाई प्लस साइन वर्ग फाई, है ना। क्यों, क्योंकि A2 तो कॉमन निकल गया, और प्लस में क्या बचेगा 2A1 A2 cos फाई बराबर R स्क्वायर और कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा। ये हमने अभी ज्यों का त्यों रखा। हम चाहते तो यहाँ पे एक भी रख सकते, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि दोनों में एक साथ रखें, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, इसका बन जाएगा 1, तो 1 का गुणा इसमें होगा तो वही आएगा। तो ये नहीं लिखना है, क्योंकि कॉस वर्ग फाई प्लस साइन वर्ग फाई त्रिकोणमिति में सर्वसमीका होती है साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, तो इसको हमने नहीं लिखा। प्लस 2A1 A2 cos फाई बराबर, इसका भी बन गया 1, क्योंकि ये भी वही सर्वसमीका जो ये है, तो यहाँ पे बचेगा R स्क्वायर। तो ये परिणामी जो आयाम है इसका मान हमें निकालना है, तो यह करके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हमने यहाँ पे लिखा और इसको इस तरफ लिख दिया पलट के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अब R का मान निकालना है, R वर्ग का नहीं निकालना है, तो R का मान निकालने के हम क्या करेंगे, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लगा देंगे, तो R अकेला सिंगल बचेगा, तो ये वर्ग यहाँ पे वर्गमूल के रूप में आ जाएगा। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, तो ये आ गया परिणामी आयाम। तो नीचे हम लिखेंगे यही परिणामी आयाम, यही परिणामी आयाम का व्यंजक है। लेकिन अब हमें परिणामी तीव्रता भी निकालनी है, तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे इस पेज पर। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेंगे परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब तीव्रता को हम I से दर्शाते हैं, तो हम यहाँ से I लिखेंगे और यहाँ पे I जो होती है तीव्रता, वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि आयाम जितना अधिक होगा उतनी ही ज़्यादा तीव्रता होगी, ये हमें समझ में भी आता है। तो इसलिए यानी कि आयाम जितना बड़ा होगा, किसी तरंग का आयाम जितना बड़ा होगा, है ना, उतनी ही ज़्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी।
तो समानुपाती। अब चूंकि यहाँ पे जो आयाम है वो a है, लेकिन हम परिणामी आयाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम परिणामी तीव्रता निकाल रहे हैं तो हमें परिणामी आयाम भी चाहिए। और परिणामी आयाम हमारा कितना है, ये देखिए, परिणामी आयाम को हम किससे दर्शाते हैं, r से, है ना। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे और a की जगह पर हम लेंगे r स्क्वायर। अब यहाँ पे समानुपाती हटेगा तो एक नियतांक आ जाता है, मान लेते हैं कि एक नियतांक है। अब यहाँ पे r स्क्वायर आएगा। अब r स्क्वायर का पूरा मान हम यहाँ से देख के रखेंगे। ये देखिए, r स्क्वायर का मान कहाँ है, ये है, अभी अभी निकाला है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तो बस हमें यहाँ पे यही रख देना है, तो बस और कुछ भी नहीं। तो i बराबर k, और r वर्ग की जगह पर हम वो पूरा मान रख देते हैं, आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसी का स्क्रीनशॉट आपको लेना है और ऐसे ही आपको लिख लेना है। तो r स्क्वायर का मान रखना है, r का नहीं, इसलिए वर्गमूल वाला नहीं, ऊपर वाला, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, तो ये ज़रूर हम परिणामी तीव्रता के तौर पर निकाल सकते हैं। अब ये हमारी परिणामी तीव्रता है, तो अब इसके लिए हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए इस तीव्रता को चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहीं से स्टार्ट होंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो यहीं से प्रश्न बदल जाएगा और इसी के आगे स्टडी होगी। तो कंटिन्यूसली आप इसी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके भी नोट्स बन जाएं, फिर हम आगे अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा आप नोट्स के साथ अच्छे से लिख लीजिए, जैसे जैसे हमने किया है। ये देखिए, ये वाला भी। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।